Surah mere menje paman Dathana bir menje sikha padang smadhyani buddham। भारत का सबसे पुरातन गौरवशाली गौरव वाला संघ, प्राकृतिक संघ, जिसकी स्थापना प्रकृति ने की है, जो अपने आप स्थापित हुआ है। कोई इसका स्थापक प्रकृति के अलावा ना है ना होगा। समन संघ, जिसके पहले दो शब्दों का अर्थ है सम यानी बराबर। हम कहते हैं ना कि इसको सम कर दो यानी बराबर कर दो, और वही पहले दो शब्द जिनसे बना हुआ है संविधान, और वही पहले दो शब्द जिनसे समन, समणी, सामनेर, समानता, समता, समरसता, सारे शब्द जो समानता के बराबर हैं बने हुए हैं। और उसका जो विपरीत शब्द है, यानी कि जो सम नहीं है, जो समानता में नहीं है, तो वो वम होगा। वम मतलब विपरीत, उल्टा। वम तू, वमती, वमथ, वमन, भम्मन, ये सारे शब्द उल्टे हैं, विलोम शब्द हैं। शब्द या शब्द, हरफ या अल्फाज, वर्ड या वर्ड्स अपनी कहानी खुद बताते हैं, क्योंकि वो बनते ही कहानी के बाद हैं। सारे शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जिनका अर्थ नहीं होता, जिनकी कहानी नहीं होती, वो शब्द नहीं होते, वो हरफ नहीं होते, वो अल्फाज नहीं होते। समण शब्द अब तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है और धीरे धीरे सभी को पता चल रहा है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करने में लग गए हैं। थोड़ी मुश्किल आई, थोड़ी परेशानी आई शुरू में, पर अब सब इसको पूरे दिल से स्वीकार करते हैं कि हम समण हैं। बेशक विरोध हो सकता है विचारों का, कोई दिक्कत नहीं। बेशक एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि जब लाभ की कोई चीज़ होती है, कहीं पद, पोस्ट, मंच, माला, माइक, पैसा, राजनीति, कुछ मिलने का होता है, तो व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको ज़्यादा चाहिए या उसी को चाहिए, तो विरोध हो सकता है। पर इस बात में कोई विरोध नहीं है कि हम समन हैं और हमारे 120 करोड़ लोग समन भाई बहन हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है। हमारी मान्यताओं में एक दूसरे में कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो सारी मान्यताएं बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, कहीं कोई गड़बड़ है नहीं। पर हमने अपने मतलब के लिए, अपने लाभ के लिए अपनी ही मान्यताओं को छोटा बड़ा कर दिया, अपने ही संतों को छोटा बड़ा कर दिया और आपस में उनको उलझा दिया, सिर्फ इसलिए कि हमको उनके नाम पे जो मिले वो हम ही को मिले और किसी को ना मिले। समन शब्द जैसे जैसे विस्तारित हो रहा है, जैसे जैसे निकल के बाहर आ रहा है, जैसे जैसे पता चल रहा है कि हम समन हैं, हमारा संघ पुरातन है और हम जन्म से जन्मों से समन हैं, वैसे वैसे चारों तरफ एक खुशी की लहर, एक सुरक्षा की भावना, एक मजबूत बंधन, एक भाईचारा, एक बहनचारा। हम भाईचारे का नाम लेते हैं, कभी बहनचारे का नाम नहीं लेते। तो भाईचारा और बहनचारा दोनों ही बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। बहनें आपस में मिल रही हैं, भाई आपस में मिल रहे हैं, बहन भाई आपस में मिल रहे हैं। पुराने सिस्टम है, पुराना सन्निपात बाहुल है, पुराने मिलने की प्रोसेस है। इसलिए जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खोया हुआ खजाना मिल रहा है, खोया हुआ सोना गड़ा हुआ मिल रहा है। ऐसी खुशी चेहरे पे आती है। लगता है जैसे जन्मों जन्मों के दुख कटने वाले हैं, जैसे जन्मों जन्मों का जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरा होने वाला है। ऐसी भावना आती है जब आपस में मिलते हैं। इसलिए समण संगी एक दूसरे से मिलने के लिए कई कई सौ किलोमीटर चलकर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी
11 फरवरी वाली संगति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1100-1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया, अभी 1.5 महीना बाकी है, पर सबने अपना खर्चा भेज दिया क्योंकि कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। सबको मिलना है। सब जानते हैं कि जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक बचेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। तो जीतना भी है, बचना भी है, तो जुड़ने में देर क्यों? जब रास्ता ही जुड़ने का है और जुड़कर ही जीतेंगे तो इंतजार किसका करना? ये बात समन संघियों को, पुराने समन संघियों को, पुरातन समन संघियों को, जो हमारे प्राचीन समन संघी हैं, जन्म जन्मों के समन संघी हैं, उनको बहुत तेजी से समझ में आ रही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, ये भी समझ में आता है। और अगर कोई रास्ता किसी के पास है तो लेके आए, अगर कोई रास्ता किसी के पास है तो बताए। बार बार पूछते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि बिना इकट्ठे हुए सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सुख भी, सुरक्षा भी, विकास भी, तो ऐसी तरकीब तुरंत बतानी चाहिए। ऐसी तरकीब को देर नहीं करनी चाहिए। समाज में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये कहता है कि बिना इकट्ठे हुए वो सारे अधिकार बचा लेगा, संविधान बचा लेगा, हमारे लोगों को नौकरी दे देगा, सुरक्षा दे देगा, सुख दे देगा, विकास दे देगा, तो ऐसे व्यक्ति का सत्कार करना चाहिए, उसको सर पे बैठाना चाहिए, उसकी वाहवाही करनी चाहिए, पर तब जब वो इसको सत्यता पे, कसौटी पे कस के आपको दे दे, पहले नहीं, एडवांस में नहीं। वो करके दिखा दे, उसका जयकारा लगाना चाहिए, उसे माथे बैठाना चाहिए। पर ऐसा कोई व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, ऐसा व्यक्ति हो भी नहीं सकता, क्योंकि सारी जो समस्या हैं वो सांघिक हैं, वो लोगों के समूह की हैं, व्यक्तिगत समस्या नहीं है। आप व्यक्तिगत समस्या को व्यक्ति से दूर करा सकते हैं, पर जब बहुसंख्यक समस्या हो, बहुसंख्यकों की समस्या हो, जब सांघिक समस्या हो, जब ज़्यादातर लोगों की समस्या हो, तो एक व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, वो बार बार यही कहेगा कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आप इकट्ठे होके आओ और मेरी बात मानो। ऐसी बात हमने बहुत लोगों की मानी, हम इकट्ठे हुए, हर व्यक्ति ने हमसे ये कहा कि आप इकट्ठे होके आओ तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। हम उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े, हमने डंडे उठाए, हमने झंडे उठाए, हमने अपनी गुल्लकें फोड़ी, हमने पैसे दिए, हमने व्यक्ति की बात का भरोसा किया। व्यक्ति गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बाद में गलत हो गया हो, शुरू में गलत ना हो, या शुरू में ही गलत हो, बाद में भी गलत हो, ये बात नहीं है। बात यह है कि व्यक्ति को इसकी जानकारी ही नहीं है कि बिना इकट्ठे हुए एक व्यक्ति के पीछे चलने से बात नहीं बनेगी, हमको सांघिक रूप में इकट्ठा होना ही पड़ेगा। ये बात जब हम बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गए हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब हमने इस बात को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, तब हमने इस बात को माना है कि हमको पहले इकट्ठा होना पड़ेगा, बाद में सारी चीज़ें बचेंगी। और जैसे जैसे हम इकट्ठा होते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें हमारे पास आती चली जाएंगी। जैसे पृथ्वी का वजन जितना भारी होता है वो अपने और हर चीज़ को खींच लेती है, जैसे सूरज का वजन सबसे ज़्यादा भारी है तो वो पृथ्वी को भी अपनी तरफ खींचता है, सारे ग्रह को अपनी तरफ खींचता है। यानी जो जितना भारी होता है वो उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ सारी चीज़ों को खींच लेता है। प्रकृति का नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यानी जिस ग्रह में जितना ज़्यादा वजन है वो बाकी ग्रह को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक वैसे ही संघों का सिद्धांत है, जो संघ में, जिस संघ में जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितना ज़्यादा वजन होगा, बाकी संघों को, बाकी संगठनों को, बाकी लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा। ये सिद्धांत है। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसी को बोलते हैं प्रजातंत्र, इसी को बोलते हैं संविधान तंत्र, इसी को बोलते हैं बहुमत तंत्र। और यही सिस्टम हमारा पुराना रहा है और यही सिस्टम जीवन भर चलेगा, चाहे बेशक कुछ भी हो जाए। तो जब समस्या ही इकट्ठे होने से समाप्त होनी है तो फिर देर कहाँ है, फिर परेशानी कहाँ है? बार बार बताते हैं कि परेशानी कहाँ से आ रही है और परेशानियाँ कैसे दूर होनी है। समझदार लोग जल्दी समझ जाते हैं तो काम पे लग जाते हैं, पर जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो बड़ा सर में दर्द करता है, क्योंकि उसके सर में दर्द होता है, उसको
बार बार सवाल करने की आदत होती है, पर वो जिंदगी भर सवाल करता रहता है, परिणाम पे पहुंचता ही नहीं। उसकी पूरी जिंदगी सवालों में निकल जाती है, क्योंकि उसको कुछ मानना ही नहीं है। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को पुराने समय में भी छोड़ दिया गया। हमारे काम का वो है जो इस बात को समझ जाए कि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हमारे काम का वो नहीं है जो हमसे बार बार कहे कि इकट्ठे होकर करोगे क्या, इकट्ठे होकर उद्देश्य क्या है। हम बताते हैं, पर एक बार बताने में भी अगर समझ में ना आए तो सामने वाला समझने को तैयार नहीं है और तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं है। इस बात का हमें इसलिए अंदाजा हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, संगठन चलाते हैं, मंचों पे भाषण देते हैं, पीछे आगे उनके असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन लिखा हुआ है। वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो रिटायर्ड अफसर हैं, वो वर्तमान में अफसर हैं, या वो बहुत पैसे वाले हैं, या वो बहुत बड़े नेता हैं, या बहुत बड़े राजनीतिक हैं, या वो मंत्री हैं, या वो संतरी हैं। मतलब समाज में उनका एक आम लोगों से अपने आप को ऊंचा रखने का कोई ना कोई नाम के आगे या पीछे कुछ लगा हुआ है। और वो लोग आपस में कभी मिलते नहीं, आपस में कभी बैठते नहीं, आपस में कभी इकट्ठे नहीं होते। समाज को कहते रहते हैं कि इकट्ठे हो जाइए, पर खुद नहीं इकट्ठे होते। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जिनकी वो बात मानते हैं, या जिनको वो अपना उपास्य मानते हैं, या जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, या जिनको वो महापुरुष मानते हैं, वो सारे महापुरुष वो लोग हैं जो पहले करते थे और बाद में कहते थे। पर उनका नाम लेके जितने भी ये लोग हैं जो संगठन चलाने वाले हैं, या जो संगठनों के नेता हैं, या जो एकल स्टार हैं, या जो भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, या जो हवाई जहाज का टिकट और होटल का टिकट लेकर किराए पे भाषण देने आते हैं किराए का भाषण देने आते हैं, वो सारे लोग कभी भी आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे, ना ही वो इकट्ठे होंगे। उनका पर्चा छप सकता है, किसी पर्चे पे दिखाई देगा आपको कि फलाने फलाने अधिवेशन में ये 20 बड़े बड़े वक्ता आ रहे हैं। कौन से वक्ता? दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जेएनयू का प्रोफेसर, फलाना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, फलाना डॉक्टर, फलाना इंजीनियर, फलाना रिटायर्ड आईएएस, फलाना मंत्री, फलाना एक्स मंत्री, फलाना कोई बिजनेसमैन। ऐसे नाम आपको मिलेंगे। आजकल पत्रकार भी भाषण देते हैं, तो फलाना न्यूज वाला पत्रकार, फलाना न्यूज वाला ये आदमी। उनके जितने भी भाषण मिलेंगे वो मंचों के हिसाब से होते हैं। जिसका मंच उसके हिसाब से भाषण। वो कभी मंचों के विरोध में नहीं जाते, क्योंकि उनका अपना कोई मंच नहीं होता। वो दूसरे के आंगन में नाचने जाते हैं। जैसे किराएदार, जैसे किराए पर नाचने वाले आते हैं, उनको नाचने की जगह भाषण देना होता है, तो वो भाषण देते हैं। उस भाषण से वो खुद कितना अमल करते हैं ये कोई नहीं पूछता उनसे, क्योंकि हर भाषण में वो ये कहते हैं, आप लोग इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठा होना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी भाइयों इकट्ठे हो जाओ, अरे बहुजनों इकट्ठे हो जाओ, अरे अर्जक समाज के लोगों इकट्ठे हो जाओ, अरे जितने भी दलित हैं वो सब इकट्ठे हो जाओ। हर व्यक्ति, हर नेता, हर अभिनेता, हर प्रोफेसर, हर बुद्धिजीवी जो अपने आप को कहता है या जिसको बुलाते हैं, हर पत्रकार, हर यूट्यूबर सेम बात रिपीट करता है अपने भाषण में। और उस मंच पे जितने लोग बैठे होते हैं वो भी इकट्ठे नहीं होते। कभी ध्यान देना इस बात को, जितने लोग उस मंच पे बैठे होते हैं सबके अपने अपने संगठन, सब अपने अपने संगठनों के मसीहा, मालिक और मैनेजर, हर आदमी उसमें कैशियर, चंदा लेने वाला। कभी वो ये नहीं कहते कि हम जो मंच पे बैठे भाषण उगल रहे हैं, यहाँ पर जो लोगों को सीख दे रहे हैं, हम तो खुद अलग अलग हैं। और सामने वाले लोग जो बैठते हैं वो भी बड़े साधु संत, शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि खाना मिलने वाला है। अगर किसी ने बोल दिया तो फिर खाना नहीं मिलेगा, तो बोलते नहीं 1-2 टाइम के खाने के लालच में। वो खाना भी 3:30-4 बजे मिलता है उनको। पूरी सुनो पहले बात, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा, फिर खाना मिलेगा। तो इधर वाले लोग खाने के लालच में उन गलत बातों को सुनते हैं, और उधर वाले लोग अपना अहम सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने के लिए, अपने आप को समाज का मसीहा कहने के लिए, अपने आप को समाज का सुधारक कहने के लिए, रिफॉर्मर कहने के लिए, बड़ा आदमी कहने के लिए खूब जोर जोर से बोलते हैं।
पर कोई भी इसको सवाल को नहीं उठाता, कोई नहीं कहता अरे मंचों पे बैठे हुए लोगों, अगर तुम यही घोषणा कर दो कि तुम सारे एक हो, तुम आज से एक हो, तुम एक ही जगह काम करोगे, एक विचारधारा, एक महापुरुष, एक संत, एक आपका आइडियोलॉजी है, एक ही जगह काम करना है और एक ही काम पे चलना है और एक ही काम तय करना है, तो वहीं से उद्धार हो जाएगा, उसी मन से उद्धार हो जाएगा। बहुत बार मैंने ये बात कही है जब मैं जाता हूं, अरे जितने बैठे हो उतने ही डिक्लेयर कर दो कि आज से हम एक हैं, करो डिक्लेयर। पर कोई डिक्लेयर नहीं करता। डिक्लेयर की तो बात बहुत दूर की है, बात भी नहीं करता। मुझे याद है एक बार इन हाउस में एक मीटिंग लगी इन हाउस में। वो जब ये राजेंद्र पाल एडवोकेट मंत्री थे उनके यहाँ, मैंने उनसे कहा था कि जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनमें पत्रकारिता का कोर्स नहीं किए हुए हैं, एक दो ने किया है डिप्लोमा वगैरह, बाकी सारे लोग बस ऐसे ही हैं कि कोई फोटोग्राफर था, उसका चला नहीं फोटोग्राफी, तो उसने मोबाइल उठा के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पैसा मिलता है वीडियो में, 1 लाख वीडियो चलती है तो 1,500 रुपये मिलता है। किसी को कोई काम नहीं मिला तो उसको लगा कि यही यूट्यूब खोल लूँ, किसी को 100, 200, 500 रुपये आने जाने के मिल जाते हैं, उनका घर का खर्चा चलता है, उनकी मजबूरी है, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। जितने यूट्यूबर्स हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, 2-4 को छोड़ के, और जो 2-4 हैं वो भी कोई ढंग के ट्रेंड नहीं है, वो खुद नेता, खुद भड़काऊ भाषण देते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई आपकी सुनते हैं, आप इनको मानदेय देते हैं, इनको कोई खर्चा देते हैं, तो इनको बुला लीजिए, आपके पास जगह भी है, और इनसे बैठ के बात करते हैं कि आपकी जो पत्रकारिता है, जो आप बोलते हैं, वो तो वही बोलते हैं जो दूसरे लोग बोलते हैं, या जो एजेंडा आता है, या जो कार्यसूची आती है, या जो मेन मीडिया में न्यूज़ चलती है, आप उसी को उठाते हैं, और वो न्यूज़ तो हमारी है नहीं, हमारे किसी काम की है नहीं। समणों की न्यूज़ कहाँ है इसमें? आप वमणों की न्यूज़ उठा के उन्हीं को एक्सपेंड करते हैं, उन्हीं को हमसे कहलवाना शुरू करते हैं, उन्हीं पर चर्चा करते हैं, उन्हीं पर टिप्पणी करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा? हमारी न्यूज़ के लिए आप हमारे संतों की बात करें, हमारी बात करें, हमारे दुख दर्द की बात करें, हमारे सुख की बात करें, और हमारे नेताओं से कहें कि आप इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने कहा हाँ बात ठीक है, इनको बुलाते हैं। उन्होंने बुलाए, लक्ष्मण यादव आए, रतनलाल आए, ये स्टार हैं, एकल स्टार, वहीं रहते हैं पास ही यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनका घर भी यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए वो आ भी जाते हैं। उसमें कुछ बामसेव के लोग भी आए, कुछ पुराने आए, कुछ एकल बामसेव के स्टार भी आए, जो बामसेव को चंदा देते हैं और वहाँ पर मंच उनको मिलता है बोलने के लिए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। कुछ वहाँ ऐसे भी आए जो छोटे मोटे संगठन चलाते हैं, जिनके चलते नहीं, वो सब आए वहाँ पर। इन हाउस मीटिंग हुई। सबसे पहले उन्होंने मुझे ही कहा कि आप बोलिए। मैंने तो समर संघ के बारे में सारी रूपरेखा बताई, पर हमारे 2-3 संघियों के अलावा किसी ने और वहाँ उसको यस नहीं किया। सब अपने अपने संगठनों के बारे में बात करते रहे, अपने संगठनों को ही कहते रहे। उनको संघ की परिकल्पना पसंद नहीं आई, वो इकट्ठा नहीं होना चाहते, क्योंकि उनका अपना जो सिस्टम है जिसमें वो ऊपर बने हुए हैं, वो खत्म करना पड़ेगा। संघ में तो चलता नहीं, संघ में तो कोई ऊपर ऊपर होता नहीं, कोई नीचे होता नहीं, सब बराबर होते हैं। तो स्टेटस वाले लोग इस बात को नहीं पसंद करते, हम क्यों बैठे नीचे दरी पे, हम क्यों बराबर आए, हम क्यों करें, तो कोई जिक्र नहीं करता, कोई इस पर बात नहीं करता। तो जितने भी वहां पत्रकार आए, उनमें से एक पत्रकार तो मेरे को सीधा सीधा कहने लगा, यहाँ कोई कैडर नहीं चल रहा है, आप ये कैडर पर सिखाइए हमको। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये पत्रकार एक 500 रुपये के लालच में जो सही बात है उसको सही ना कह के और उसके पक्ष में बोल रहा है जिससे पैसा मिलने वाला है कि यहाँ कोई कैडर नहीं चल रहा। मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरा घर तो था नहीं, मैं खुद बुलाया हुआ था। तो वहाँ सारी बातें देखी, सारी बात जानी, क्योंकि पत्रकार अगर सबको ये कहेंगे कि इकट्ठे हो जाओ भाई, सबको इकट्ठा होना है, तो सारे इकट्ठे हो गए तो वो अलग अलग जाके उनका खर्चा पानी नहीं चलेगा, तो उनके पेट पर लात पड़ेगी। पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकारी पैसा बहुत होता है। सरकारें पत्रकारों को बहुत पैसा देती हैं, इतना पैसा देती हैं कि घर मकान दुकान बन जाए। पर वो इकट्ठे हों तब ना, अलग अलग तो 500-500 रुपया मिलता है, वो भी सरकारें नहीं देती, पब्लिक देती है, आम आदमी देता है। ये बात वहाँ हुई। मैंने वहाँ जो बैठे हुए लोग थे उनको कहा, उन्होंने जब पैनल बैठाया तो मेरे समर संघ की बात को सुनकर उन्होंने मुझे पैनल में नहीं लिया। पैनल में उनको लिया जिनके नाम के आगे पीछे पूंछ थे और जिनको वाहवाही करनी थी व्यक्ति की, वो करने लगे। उसमें दिलीप मंडल भी थे, तो दिलीप मंडल और उसमें अशोक दास भी थे। तो अशोक दास एंकरिंग कर रहे थे और दिलीप मंडल को पैनल में बैठाया, 1-2 लोगों को और बैठाया। तो वहाँ ये कहा गया कि भाई
जिसका कोई सवाल हो तो वो सवाल को पूछ सकता है। तो अच्छा मौका था, हमने कागज़ पे सवाल लिखा और लिख के दे दिया। हमने कहा कि भाई जिस कमरे में जितने सारे लोग हैं उनको इकट्ठा होने में क्या परेशानी है, वो अपनी परेशानी बताएं कि वो इकट्ठा क्यों नहीं होने चाहते। जब सारे समाज पर चिंतन कर रहे हो और समाज सबका एक है, कोई 100 समाज तो है नहीं, सबका एक सिद्धांत है, सबका एक मत है, सब एक दुख दर्द में करना चाहते हैं, सब इकट्ठा होना चाहते हैं, तो इसी कमरे से शुरुआत कर लो, यहीं इकट्ठे हो जाओ, बताओ इकट्ठे होने में क्या दिक्कत आ रही है। ये सवाल आग बन गया, आग। और दिलीप मंडल जी ने अशोक दास जी को टेढ़ी आंख करके कहा सवाल मत लेना। और फिर मेरी तरफ देखा, पुराने एक बार हमें मिले थे दिलीप मंडल जी, कोई इतने बड़े पत्रकार नहीं है, उन्हें भी प्रताड़ित किया हुआ है और उनको निकाल के रखा हुआ है साइड में, तो अपना प्रताड़ना को कहते रहते हैं, पर कोई बहुत बड़े पत्रकार नहीं है। मैं ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि एक सवाल के जवाब नहीं दे पाए वहां पर, उस सवाल को ऐसा टेढ़ा करके फेंक दिया। संघ के सवाल से हमारे अपने पत्रकार भी इतने घबराते हैं, ये बता रहा हूं आपको, ओपनली बता रहा हूं, उस हाउस की बता रहा हूं। अगर किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो सुन सकता है, देख सकता है। संघ बहुत जबरदस्त चीज है, इसको झेलना, इसको समझना, इस पे काम करना, इसके लिए काम करना, इसके लिए मरना साधारण लोगों की बस की बात नहीं है। और ये सब साधारण लोग हैं जो आपको दिखाई देते हैं। इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुल के ये कहता हो कि हमको इकट्ठा होना चाहिए और इसकी शुरुआत हम करते हैं। अभी बाम सेफ के अधिवेशन लगेंगे, बस तारीख आ गई है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40 बाम सेफ हैं और 40 के 40 अलग अलग तैयारी करते हैं। कुछ तो टूट फूट गए हैं, कुछ के पास पैसे नहीं है, पर जो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ जेब से पैसा इकट्ठा करके, जेब से पैसा लगाकर भी अधिवेशन करते हैं ताकि चलता रहे उनका। कई तो जमीन जायदाद बेच के भी अधिवेशन लगाते हैं ताकि वो प्रधान बने रहे, नाम रहे उनका। बाकी चंदा इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, नागपुर में लग रहा है, प्रयागराज में लग रहा है, दिल्ली में 3-4 लग रहे हैं और छोटे छोटे अलग लग रहे हैं। दिसंबर का महीना है, इन दिनों भाड़े के जो बोलने वाले होते हैं, किराए के जो बोलने वाले होते हैं, उन भाड़े के बोलने वालों किराए के मजे आ जाते हैं, क्योंकि उन मंचों पे 4-4 दिन कार्यक्रम लगता है तो बोलने वाले चाहिए, और बोलने वाले भी वो चाहिए जिनके नाम के आगे पीछे कुछ लिखा हो, कुछ डॉक्टर, कुछ प्रोफेसर, कुछ टीचर, कुछ विचारक, कुछ चिंतक, कुछ पत्रकार वगैरह, ऐसा यही चलेंगे। साधारण लोगों की जरूरत नहीं है। नाम चलता है क्योंकि लोगों को दिखाना है कि ये बुद्धिजीवी हैं, और ये सारे घूमते रहते हैं। किसी का 24 तारीख को एक बाम सेफ में लेक्चर है तो किसी का 25 तारीख को दूसरी सेम, और किसी का 26 तारीख को तीसरी जगह। ये किराए के जो भाषण देने वाले लोग हैं, जो किराए के भाषणबाज हैं, इनका काम चलता है बहुत बढ़िया। 14 अप्रैल को भी चलता है और उस दिन भी चलता है। ये मिलते नहीं 25 को, पर क्या मैसेज देते हो, क्या करते हो? कभी किसी ने कहा, कभी किसी बाम सेफ ने कोई सब्जेक्ट लगाया, कभी किसी चिंतक विचारक ने जो बुद्धिजीवी समाज का बनता है, कभी कहा अरे बाम सेफ के लोगों, तुम अलग अलग मंच क्यों लगाते हो, क्या कारण है, तुम कौन सा काम अलग अलग करते हो? क्या तुम एक आर्थिक मंच लगाते हो, एक सामाजिक मंच लगाते हो, एक राजनीतिक मंच लगाते हो, एक सरकारी कर्मचारियों का मंच लगाते हो? जब तुम्हारा बाम सेफ एक, बाम सेफ का एजेंडा एक, तुम्हारे महापुरुष एक, तुम्हारे कार्यप्रणाली एक, तुम्हारा समय एक, तुम्हारा टाइम एक, तुम दिसंबर के लास्ट में लगाते हो, वही पैटर्न है जो साहब काशीराम जी ने बनाया, तो तुम्हें परिणाम की उम्मीद क्या करते हो? क्या परिणाम आएगा? खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए समाज को चूना लगाते हो, और समाज भी चूने पर चूना लगवाया जा रहा है। कभी नहीं कहता इस बात को, अरे ये बात तो हमने सोची नहीं, जब बाम से सब एक हैं तो अलग अलग क्यों? कभी कह के देखिए, कभी सवाल आंखों में आंखें डाल के बोलिए तो सही, आपका फायदा होने वाला है। अलग अलग बाम सेफ का अलग अलग अधिवेशन क्या परिणाम लेके आने वाला है, और जो परिणाम आ रहे हैं वो दिखाई नहीं देते कि सारे अधिकार जा रहे हैं। एक अधिवेशन लगे और उसमें 20,000, 25, 30,000, 30,000 आदमी बैठे, तो बैठे बाद में समस्या पहले सॉल्व हो जाए, गारंटी है। क्योंकि जहां बहुमत होता है, जहां नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जहां संघ होता है, उनको कोई प्रताड़ना नहीं होती, दुनिया जानती है, इसलिए तो इकट्ठा करते हो। जब खुद अलग अलग लोगों को इकट्ठा करते हो तो खुद क्यों नहीं इकट्ठे होते? इसे कौन पूछेगा, इसे कौन कहेगा, इसे कौन बताएगा, इसका सवाल कौन करेगा? कौन उन पत्रकारों की आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि तुम इतने भड़काऊ भाषण देते हो, उससे समाज को फायदा क्या, और तुम्हारे इन भड़काऊ भाषणों से हमें लाभ क्या, और कौन से हमारे अधिकार बचे, बताओ। तुम अगर सारे पत्रकार भी इकट्ठे हो जाते और आंख में आंख डाल के बोलते सबको कि धम्म का एक सेंटर रहेगा, इतना सा समझ में नहीं आता कि जिनके खिलाफ लड़ रहे हो, जिनको अच्छा बोलते हो, जिनको कामयाब बोलते हो, उनका धार्मिक सिस्टम भी एक जगह से चलता है,
उनका राजनीतिक सिस्टम भी एक जगह से चलता है, उनका सामाजिक सिस्टम भी एक जगह से चलता है, उनका जितना भी एजुकेशनल सिस्टम एक जगह से चलता है, उनका सरकारी कर्मचारियों का भी सिस्टम एक तरह से चलता है। वो सारा सिस्टम एक तरह से चलाते हैं और कामयाब हैं, और तुम 29 लाख जगह से चला के कामयाब होने का सपना देखते हो, तो किसको जगाएं, किसको कहें, किसको सुने? हम खुद मर जाएं या तुम्हारे लिए गालियां दें? यहां हम गालियां देते हैं तो हमारे ही लोग कहते हैं नहीं गालियां नहीं देनी चाहिए। नहीं, हम गालियां नहीं दे रहे, अब हमने गालियां देनी बंद कर दी हैं। अब गालियां वो लोग देंगे जिनको ये समझ में आएगा कि हाँ ये बात सही है और ये बात गलत है, देनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर बच्चे का सवाल आ जाए और बच्चे मरें तो फिर कुछ भी हो जाए वो करना पड़ेगा। तो काहे अलग अलग करते हो? कौन से बुद्धिजीवी हो, कौन से पत्रकार हो, कौन से बामसेब वाले हो, कौन से जागरूक हो, कौन से तुम सामाजिक हो, किस समाज को जगा रहे हो? ये सवाल हैं, और ये सवाल हमें जितने भी अधिवेशन हैं उनमें पूछने चाहिए। और जो पत्रकार खुद ही भाषण दे देने लगे हैं उनसे पूछना चाहिए कि तुम पत्रकार हो या भाषणबाज हो? ये जो भाषणबाज का जो काम चल रहा है भड़काने वाले का, इससे हमारे समाज को बहुत नुकसान है। और ये जो किराए पे भाषणबाजी हो रही है, जिनको पैसे मिलते हैं, जिनको होटल मिलता है, जिनको मानदेय मिलता है, इससे हमें नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं है। हमारे इकट्ठे होने में फायदा है। भड़काऊ भाषण अगर हमको इकट्ठा करता है तो फायदा है, पर भड़काऊ भाषण हमारे विरोधी को जगा देता है तो बड़ा नुकसान है हमें। भड़काऊ भाषण अगर हमारे 29 लाख संगठनों को ये कहता है कि तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो और तुम हमारी मीठी आवाज को नहीं सुन रहे हो, और वो इकट्ठे होते हैं वरना हमें लोग जगते हैं, तो अच्छा है। पर भड़काऊ भाषण अगर उनको जगा देता है जिनके विरोध में हम बात कर रहे हैं, और वो इकट्ठे होकर लामबंद होकर सारे अधिकार ले जाते हैं, तो भड़काऊ भाषण ठीक नहीं है। इस बात का डिफरेंस, इस बात को समझना चाहिए कि 29 लाख संगठनों को श्रमण संघ के अलावा कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इकट्ठे हो जाओ। एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा कि इकट्ठे हो जाओ, एक भी नेता नहीं कह रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, एक भी संगठन नहीं कह रहा है इकट्ठे हो जाओ। सब रैट रेस में लगे हुए हैं, चूहा दौड़ में लगे हुए हैं। मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, और बाकी मेरे पीछे आ जाएं। और ये दौड़ते दौड़ते ही मर रहे हैं और मर जाएंगे। और ये मरे तो मर जाएं, हमारे बच्चे भी लाइन में लगे मरने के, क्या करें? इसलिए यहां बार बार कहा जाता है, अपने मुंह खोलिए अपने लोगों के खिलाफ, अपनी आवाज उठाइए अपने 29 लाख संगठनों के खिलाफ। अपने लोगों से कहिए कि तुम जगा नहीं रहे हो, तुम सुला रहे हो। अपने लोगों से कहिए कि अलग अलग रहने से कौन सी क्रांति होने वाली, हमको समझाओ। उनको कहिए कि कौन से बुद्ध थे जिन्होंने अलग अलग बुद्ध धर्म चलाया और जिन्होंने अपना संघ अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा। बताओ हमको, वो बुद्ध की पहचान कराओ। कौन से बुद्ध हैं जो ये कह के गए हैं कि संघ एक नहीं होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए? हमें बताओ जरा, डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा कि आपको अलग अलग रह के काम करना चाहिए? हमको बताओ कि कौन से लोग हैं जो हमको ये कहते हैं कि 29 लाख संगठन से हम विजयी हो जाएंगे? हमको समझाओ तो सही आके। और नहीं समझा सकते हो तो फिर इकट्ठे हो जाओ। ये बार बार हम बोलते हैं, और इसको थोड़ा कैड़ा पड़ के बोलना पड़ेगा। देखो, कठोरता नहीं रखोगे तो फिर बच्चे को सांप काट जाएगा। उस कहानी आपने सुनी होगी, एक अनजान बच्चा है जो सांप से खेल रहा है। माँ उसको कहती है, दूर हट जा, दूर हट जा, दूर हट जा, सांप है, सांप है। बच्चे को क्या पता सांप क्या होता है? वो तो रस्सी समझ के उसके पीछे भाग रहा है, खिलौना समझ रहा है। वो तो उसे नहीं पता कि इसमें जहर होता है, उससे काटने से मर जाता है। उसे पता होती तो जाता ही क्यों? बच्चा है वो तो माँ जब देखती है कि नहीं मानना है तो हाथ उसका कैड़ा पकड़ के झटक के खींच लेती है उसको कठोरता से। तो बच्चे को बड़ा अचरज होता है। बच्चा देखता है माँ को विषमकारी आंखों से कि अरे, इतना प्यार करने वाली, इतना लाड़ करने वाली, जो मेरे को एक छाला नहीं आने देती, एक खरोच नहीं आने देती, आज इसने मुझे झटके से किया, क्या बात है, क्या नहीं है? तो रोता है, चिल्लाता है, पर माँ छोड़ती नहीं उसे, क्योंकि माँ को पता है कि ये भागेगा तो सांप काटेगा, तो ये मर जाएगा। ठीक वैसी हालत हमारी है। हमें प्यार दुलार से काम नहीं लेना, इनका हाथ पकड़ के झटकना है, कैड़ा करके आंखें दिखानी है इनको। अगर ये कठोरता हमने नहीं अपनाई तो सांप हमको काट जाएगा और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनकी जमीन जायदाद, इनके प्रॉपर्टी, इनके सब काम फिट हैं। इनके बच्चे विदेश में जा चुके हैं, नेताओं के सब काम इनके फिट हैं। आप ही के काम खराब होने वाले हैं। इसलिए अपने काम बचाने हैं तो इकट्ठे हो जाओ भाई, और इकट्ठे नहीं हो सकते हो तो फिर गुलामी होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो इकट्ठे नहीं रहते हैं वो इकट्ठे हुए लोगों के गुलाम रहते हैं। ये पूरी दुनिया में सिस्टम चलता है। पूरी दुनिया में जो बिखरे हुए लोग होते हैं वो स्वतः ही गुलाम बन जाते हैं, और जो इकट्ठे हुए लोग होते हैं वो स्वतः ही मालिक बन जाते हैं। ऑटोमेटिक अपने आप, कोई बनाता नहीं। 20 लोग जहां इकट्ठे होते हैं और जो बात कह देते हैं 10 लोगों को माननी ही पड़ती है, क्योंकि 20 इकट्ठे हैं। आप उनका कुछ नहीं कर सकते।
और जब 20 के अगेंस्ट में 200 खड़े हो जाते हैं तो फिर उन 20 लोगों को बात माननी पड़ती है, फिर 200 के आगे उनकी चलती नहीं। और फिर जब 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 200 वाले नमस्कार करते हैं, वो कहते हैं जी बताओ क्या काम है। तो जितनी जितनी संख्या बढ़ती जाती है, कम संख्या वाले ऑटोमेटिक उनके आदेश का पालन ऑटोमेटिक अपने आप, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मानना शुरू कर देते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। इसी नियम के मद्देनजर हम यहाँ जो काम कर रहे हैं वो अपने सारे के सारे संघ को जगा रहे हैं, और संघ को जगाने के हमने पुराने नियम पुराने संघ से सीखे हुए हैं। यहाँ जो नए लोग आए हैं, जो नए साथी हमारे आए हैं, जो 2-4 साथी 10-5 हैं, वो इस बात को जान लें कि समर संघ एक पुरातन समर संघ है। इसका कोई संस्थापक ना था और ना इसका होगा। इसमें सब लोग काम करते हैं। इसमें सब लोग जो काम करते हैं वो 10 नियम के तहत काम करते हैं। पहला जो नियम है इसका है केवल समण, यानी कि हम समण लोग हैं, हम बमण नहीं हैं, और इसमें सिर्फ समण ही आ सकते हैं, समण इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये समणों की सेवा के लिए है, समणों के विकास के लिए है और समणों के सुख के लिए, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ चंदा नहीं लिया जाता, यहाँ किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया जाता, पर इसका जो खर्च चलता है वो समर संघी खुद उठाते हैं। कोई अगर बड़ी संगति हो, जैसे ये 11 फरवरी तालकटोरा में हम मिलेंगे, तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी। जैसे तालकटोरा स्टेडियम किराए पर है, उसकी सिक्योरिटी किराए पर है, उसके अंदर बिजली पानी किराए पर है, वहाँ टेंट वाला किराए पर है, खाना बनेगा वहाँ, क्योंकि सारे लोग अपना खाना लेके नहीं आ सकते, बैठने की व्यवस्था है, बहुत सारी है। तो उसका कुल मिला के 350 रुपये का खर्च एक आदमी का पड़ रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं होता, 350 रुपये। आजकल एक टाइम की, 2 टाइम की, 3 टाइम की सब्जी आ जाती है। तो 350 रुपये में आपको कॉफ़ी, चाय, फुल एकदम नाश्ता पूरे दिन और खाना पूरे दिन, बैठना उठना सारे खर्चे उसके अंदर हैं। और जो हमारे वयस्क हैं, यंग हैं, जो कमा नहीं सकते, स्टूडेंट टाइप के हैं, उनको 175 रुपये यानी आधा है। और जो छोटे बच्चे हैं वो संघ के होते हैं, उनसे सिर्फ 25 रुपये लिए गए हैं, ताकि उनके गले में डोरी पड़ेगी उसके। ये सारा का सारा जो खर्चा है, जो पैसा है, वो इकट्ठा होता है। संघी जो आते हैं वही देते हैं, चंदा नहीं लेते, किसी से 10,000 5,000 नहीं मांगते, नहीं लेते हैं। कोई देना भी चाहे तो मना कर देते हैं, नहीं लेते। आप आइए, अपना खर्चा दीजिए। कोई भी पोजीशन आपकी है। कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो अपना खर्चा 350 रुपये नहीं दे सकते हैं, अब वो आना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक सेपरेशन का नियम है। सेपरेशन का नियम मतलब कि आप नहीं दे सकते हैं तो आप लिखवा दीजिए कि हम आएंगे पर हम अपना खर्चा नहीं दे सकते। तो आपका खर्चा कोई ना कोई दानी दे देगा, पर आपको पता नहीं चलेगा किसने दिया, और दान देने वाले को भी नहीं पता चलेगा कि किसने दिया। इसको सेपरेशन बोलते हैं। यानी जैसे मैं गया वहाँ 11 फरवरी को, मैंने कहा मेरा 350 रुपया ये रहा, और एक 350 रुपया किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मैं जमा कर दूंगा जो नहीं दे सकता है। बस मैंने जमा कर दिया, बात खत्म हो गई। जो व्यक्ति नहीं दे सकता है उसका उसके नाम से जमा हो जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने दिया है, और मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने किसको दिया है। काम हो जाएगा, संघ का नुकसान नहीं होगा। तो सेपरेशन का नियम भी, इसलिए बिना पैसे वाले भी आ सकते हैं, लिखवा दें वो कि कितने लोग हैं जो ऐसे हैं अपना खर्चा नहीं दे सकते, उनके लिए कोई ना कोई कर देता है। ये संघ की ताकत है, ये संघ का काम है। और फिर उसके बाद में हम सब लोग जो पैसा खर्च होता है उसको 4 बजे जो संगति लगती है बता देते हैं कि इतना टोटल पैसा आया, इतने मेंबर आए, इतना खर्चा हो गया। बचा पैसा तो संघ निर्णय लेता है कि वापस करना है या कहाँ खर्च करना है, और अगर नहीं बचा है तो जो इसके एक्टिव संघी हैं वो अपनी जेब से देंगे, क्योंकि उन्होंने हिसाब गलत लगाया। इसकी सजा मिलती है उनको कि उन्होंने हिसाब गलत लगाया, इसलिए घाटा पड़ा, घाटा भरो जेब से। पर पब्लिक से या किसी से पैसा नहीं मांगते, पब्लिक से चंदा कभी नहीं। और छोटी मोटी संगतियां तो हमारी हमेशा फ्री लगती हैं। अपना खाना लेके आते हैं, अपनी दरी लेके आते हैं। कोई किराए का भवन की बजाय हम कोई सामूहिक भवन ले लेते हैं, कोई चौपाल, कोई कबीर भवन, कोई गाडगे भवन, कोई रविदास भवन, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन। इस पर बैठ जाते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, या किसी के घर पे छत पे करते हैं। कोई खर्चा उसमें होता नहीं, अपना खाना खाते हैं, 2 रोटी फालतू लेके आते हैं, कोई और साथी खाए, साथ साथ बैठ के खाते हैं। तो पुराने सिस्टम से चलती है। और फिर यहाँ जाति अभ्यास नहीं करने देते, जाति यहाँ खत्म है सर। आज यहाँ गुरु घासीदास जी की जयंती है, और गुरु घासीदास जी के जो 7 नियम हैं, वो सातों के सातों नियम संघ में चलते हैं सर। सातों के सातों नियम संघ में चलते हैं। ये बड़े कमाल की बात है कि हमारे जितने भी संत और गुरु हैं, उन्होंने जो नियम दिए हैं वो सारे के सारे नियम यहाँ समर संघ में पहले से ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि संतों की वाणी है, संतों के नियम है। इसलिए आप अगर जाओगे उसमें तो आपको पता चलेगा कि सारे नियम वही हैं जो पुराने के पुराने नियम हैं। जैसे उनका नियम है गुरु घासीदास जी का कि मूर्ति पूजा नहीं करना, तो हम यहाँ किसी व्यक्ति की किसी आराधना नहीं करते, ना ही किसी को अलाउ करते हैं। सबको बोलता है जो जिसका उपास्य है वो उसका उपास्य है, वो अपनी उपासना करे। पर यहाँ हम
संघ में किसी को प्रमोट नहीं करते, किसी की कोई मूर्ति पूजा नहीं, किसी की कोई व्यक्तिगत पूजा नहीं होती। यहाँ व्यक्तियों की व्यक्तिगत मान्यता पूरी तरह से खत्म है, चाहे वो कैसे भी व्यक्ति हैं। पर हम जो विचार है, संघ का विचार है, वो सब मानते हैं, वो सब करते हैं। यहाँ जीव हत्या के लिए प्रमोट नहीं करते। इसलिए संघ के अंदर जो खाना है वो नॉन वेज नहीं चलता, वेज चलता है। कोई व्यक्ति अकेला कुछ खाना चाहे खाए, पर संघ में जब खाता है तो वेज ही खाना खाएगा। गुरु घासीदास जी ने भी कहा है मूर्ति पूजा नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना है और मांसाहार नहीं करना है, उनका तीसरा नियम है। हम यहाँ संघ में मांसाहार नहीं करते। इंडिविजुअल किसी का कुछ हो सकता है, पर हम नहीं करते। यहाँ चोरी और जुआ भी नहीं होता, क्योंकि हम पैसा इकट्ठा ही नहीं करते। ना हमारे यहाँ खाता है, तो हमारे यहाँ चोरी होने का या जुआ होने का कोई है नहीं। पर उस समय जहाँ गुरु घासीदास जी ने इसको चोरी और जुए बंद किया, तो उस समय बहुत वहाँ चलता होगा, इसलिए बंद किया। और जो उनका एक नियम है, नशा नहीं करना है, तो यहाँ कोई नशा करके आता नहीं, यहाँ कोई अलाउ नहीं है संघ के अंदर। किसी को अलग करना हो वो करे, पर संघ में कोई भी व्यक्ति आज तक कोई ऐसा नहीं है जो नशा करके बैठा हो या नशा करता हो। जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना है, ये गुरु घासीदास जी कहते हैं। तो यहाँ जाति का अभ्यास नहीं करने देते, ये हमारा तीसरा नियम है कि यहाँ जाति का अभ्यास नहीं चल सकता, गुरु जी की बात है। और यहाँ व्यभिचार भी नहीं करने देते, क्योंकि व्यभिचार, और यही जो 7 शिक्षाएं हैं वो पंचशील के अंदर भी हैं। यानी जो गुरु जी ने बताई हैं वो पंचशील के अंदर भी हैं। और जितने भी समण गुरु हैं, समण संत हैं, उनकी भी यही शिक्षाएं हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे सारे श्रमण संत एक ही हैं, उनकी एक ही वाणी है। हमने अंतर किया हुआ है, गुरुओं ने कोई अंतर नहीं किया। हमारी बुद्धि खराब है, गुरुओं की बुद्धि ठीक है। इसलिए गुरु घासीदास जी की जयंती पे आप सबको उनके 7 नियम, और एक नियम तो उनका बड़ा जबरदस्त है जो समण संघ में भी अप्लाई है। वो कहते हैं कि हम व्यक्ति के सामने नहीं झुकते, किसी मनुष्य के सामने झुकना नहीं है। कोई भी सतनामी व्यक्ति जो गुरु घासीदास जी का मानने वाला है, जो उनकी बातों को मानने वाला है, उनके इस नियम पे चलता है कि किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, पर व्यक्ति के सामने झुकते नहीं। और हमारा क्या नियम है? हमारा नियम यह है कि संघ कभी भी किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुकेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट पे हो। अगर संघ बैठा होगा तो संघ अपने सत्तक दंड के आगे झुकेगा, अपने समण ग्रंथ के आगे झुकेगा, अपना जो समण हमारा गान है उसके आगे झुकेगा, संघ के आगे संघ झुकेगा, संघ को नमामि करेगा, पर व्यक्ति के आगे नहीं करेगा, मर जाएगा। ये गुरु घासीदास जी का नियम है। और भी बड़े बड़े कमाल के नियम है उनके, और बहुत सारी बातें आपको अभी बताएंगे, क्योंकि मेरे बाद में गुरु घासीदास जी के बारे में जानकारी आपको आनी है। तो चौथा हमारा नियम है केवल संघवाद। हम व्यक्तिवाद को, परिवारवाद को, इनको घास नहीं डालते, और ना ही हमारे यह नियम है। हम सिर्फ संघवाद को मानते हैं। संघ और सांघिक नियम यही हमारे यहाँ चलता है। संघ जो तय करेगा वो संघ का आदेश हो जाएगा, और संघ का आदेश हमारे यहाँ सबसे ऊपर है। ये 7वां नियम है हमारा। यानी हम संघ को मानते हैं, संघ के आदेश को मानते हैं। हम व्यक्ति को नहीं मानते, ना व्यक्ति के आदेश को मानते हैं। संघ जो कहता है उसको मानते हैं। और 5वां नियम है हमारा पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं। यानी किसी भी संघी के पास में ना कोई पद होगा, ना मंच होगा, ना माला होगी, और ना ही किसी भी हालत में कोई प्रतिष्ठा होगी। सब बराबर होते हैं। काम करने के लिए जो हमारी कमेटियां हैं वो टेम्परेरी होती हैं। जैसे संविधान के अंदर संवैधानिक कमेटियां होती हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर होती हैं, कोई परमानेंट नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, काम करते हैं। जो अच्छा काम करता है वो रहता है, जो अच्छा काम नहीं करता चला जाता है। वैसे ही यहाँ काम करने के लिए जिम्मेदारियां दी जाती हैं जो 1 साल के लिए होती हैं। और वो जो रिपोर्ट करेगा वो संघ को रिपोर्ट करेगा, जो 1 तारीख को रिपोर्ट होता है। कोई भी चाहे तो हाउस में देख सकता है, तो 1 तारीख को रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं होती। और हमारे यहाँ कोई मालिक नहीं होता, इसलिए मालिक का ना हक भी नहीं होता, तो इसलिए पंजीकरण भी नहीं होता, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। ना कोई ग्रुप मालिक हो सकता है, ना कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है, इसलिए पंजीकरण कभी नहीं होगा। और 8वां हमारा जो आज बताया गया है कि हम राजनीति में, संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। किसी संघी को जाना हो, व्यक्ति को जाना हो, तो वो संघ को इन्फॉर्म करके जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है और देश की चलाने के लिए प्रणाली सांघिक वही है, वो सांघिक प्रणाली है। इसलिए सांघिक प्रणाली में जाने के लिए कोई व्यक्ति राजनीति में जाए तो जा सकता है, पर संघ नहीं जाते, क्योंकि संघ राजनीति से बहुत ऊपर होते हैं। और हमारा 10वां नियम यह है कि ये 9 के 9। 9वां नियम हमारा है कि संघ घातक की वापसी संघ में नहीं। यानी अगर किसी व्यक्ति ने संघ के खिलाफ कोई बात की है, या कोई चुगली की है, या चुगलखोरी की है, या कोई तोड़फोड़ का काम किया है, या कोई गुटबाजी की है, या कोई चोरी की है, तो संघ हाथ में आते हैं, उसकी सजा संघ देता है। और फिर उसकी वापसी एक बार निकाल दिया तो वापसी कभी नहीं होती है। और इन 10 नियमों को, इन 9 नियमों को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, परमानेंट करने के लिए हमारे पास 10वां नियम है, जो ये कहता है कि ये आधार हैं संघ के, ना ये बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना ही ये अमान्य किए जाएंगे। इस प्रकार जो नए साथी हैं और जो पुराने साथी हैं वो इस बात को सुने कि हम
10 नियमों के तहत में काम करते हैं। हर संघी को 10 नियम मान्य होते हैं और हम अपनी गति से बहुत तेज से बढ़ रहे हैं। संगतियां बहुत तेज से लग रही हैं। हमारी एक संगति नागपुर के अंदर है। नागपुर में 7 जनवरी को संघ बैठेगा। बहुत सारे लोग वहां आ रहे हैं। अब इकट्ठे होते जा रहे हैं लोग, और भी जो उसके संगठनों के या संस्थाओं के लोग हैं वो भी आते जा रहे हैं। कट के सर इसकी रिपोर्ट देंगे, आपको बताएंगे। अभी उनका हैंड रेज भी है। मेरी बात यहाँ समाप्त हो गई है। अगर मेरी बात में कहीं कोई त्रुटि हुई हो, कुछ खराबी हुई हो, तो मैं संघ से माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जुड़े हैं वो जीते हैं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। बहुत